तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, ठीक ना। और ख़ास होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये आपके एनुअल एग्ज़ाम 2022 में होने वाले एनुअल एग्ज़ाम का जो हिस्ट्री पेपर है उसका हम आप लोगों के पास मॉडल संग्रह लेके आए हैं, ठीक ना। मॉडल पेपर का संग्रह लेके आए हैं जो कि आप लोग के सेंटअप एग्जाम और एनुअल एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना, बहुत उपयोगी है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए, ठीक ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। और जो बच्चे, ठीक ना, आप लोग के जो भी साथी हैं, जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, ठीक ना, उनके पास शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सबके ही बच्चों के पास पहुँच जाए, बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के पास पहुँच जाए, गाँव कस्बे इलाका नगर गली गली ये पहुँच जाए, ठीक ना, ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का फुल मार्क्स आप लोग को 100 का होता है, ठीक ना। यहाँ पे ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि बिहार बोर्ड पहले से ही बता चुका है, ठीक ना, कि 50% हम ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। और 50% ऑब्जेक्टिव में ये 100 ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें से 50 का आप लोग को उत्तर देना होता है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, ठीक ना। आप लोग देखिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक ना, जो आप लोग के लिए यहाँ देखिएगा कि खंड 6 में कह रहा है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से मात्र 1 अंक निर्धारित है, ठीक ना, जिसमें से आप लोग को 50 प्रश्न का आंसर देने का अनिवार्य है, ठीक ना। तो बाबू हम बिना वक्त गंवाए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग लाइव सेशन के अंत तक बने रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना। तो हम आते हैं बाबू पहला क्वेश्चन पे, ठीक ना। आपका पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था बाबू, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी, ठीक ना। आर.डी. बनर्जी का मतलब होता है राखल दास बनर्जी। ऑप्शन सी विल बी आंसर होगा, ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर। आप बता दे बाबू कि मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था, जो कि एक प्रमुख नगर था। और मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानगार और यहाँ से एक अन्नागार भी मिला था, ठीक ना। यहाँ से हमें पुजारी का सिर, पानी का जहाज भी हमें मिला था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा नगर था, जिसका खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। और इन्होंने 1922 ईस्वी में किया था। भी याद कर लीजिएगा कि 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू आपके मेडवल हिस्ट्री से, ठीक ना, कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ठीक ना। एक विदेशी यात्री, ठीक ना। आपके बाबू जानिएगा कि इतिहास आप लोग के जानने के 3 स्रोत होते हैं। एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक अभिलेख होता है और एक आप लोग का पुरातत्विद होता है, ठीक ना। तो साहित्य में 2 प्रकार का साहित्य होता है, एक ब्राह्मण साहित्य होता है और एक मतलब कि आप लोग का ये विदेशी यात्री विवरण होता है, ठीक ना। तो विदेशी यात्री विवरण, तो ये जो था ना, ये विदेशी यात्री था जो कि आया था। तो कहने ये मतलब है कि जो भी विदेशी आपके देश में भ्रमण करने के लिए आए, जो भी इन्होंने अपने आंखों से देखा और उसको क्या किया कि एक पुस्तक में संग्रहित किया, ठीक ना। तो इब्न बतूता भी एक देश का यात्री था, ठीक ना, जो कि मोरक्को देश का यात्री था, ठीक ना। यह भारत आया था घूमने के लिए, ठीक ना। यह खाना बदोश जाति से संबंध था इसका। खाना बदोश का मतलब होता है कि घूमने वाला जाति, ठीक ना। तो देखिएगा इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था, ठीक ना। और मोरक्को कहाँ है, तो बाबू मोरक्को दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कॉन्टिनेंट समझ में आता है ना कि महादेश, महाद्वीप, ठीक ना, महादेश या महाद्वीप, ठीक ना। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन का हम अगला प्रश्न हम ध्यान देते हैं कि आइन ए अकबरी किसने लिखा है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, VVI, ठीक ना। ये आपका आइन ए अकबरी से, ठीक ना, सॉरी VVI लिखना था, यहाँ पे VVV लिख दिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, VVI मतलब कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। आइन ए अकबरी किसने लिखा था, किसने लिखा है, ठीक ना। आइन ए अकबरी, तो वो बता दें कि आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। जितने भी बच्चों को आंसर पता है, ठीक ना, आप लोग लाइव सेशन में उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक ना। और हाँ, सही सही उत्तर दीजिएगा, ठीक ना। और जिन लोगों का आंसर गलत है, ठीक ना, वो लोग एक बार कंटेंट जो भी कंटेंट है उसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइन ए अकबरी किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक ना। आपको पता है बाबू कि आइन ए अकबरी अकबरनामा एक पुस्तक था, ठीक ना। कौन सा? अकबरनामा। तो अकबरनामा पुस्तक के 3 खंड थे, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तो खंड 3 को ही आइन ए अकबरी कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबरनामा के किस खंड को आइन ए अकबरी कहा गया, तो अकबरनामा के 3य खंड को आइन ए अकबरी कहा गया। और आइन ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया, तो आइन ए अकबरी के 5 भागों में बांटा गया है। और आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है, ठीक ना। कौन है? अबुल फजल, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग को आजकल हम लोग करा रहे हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, सारे बाबू आप लोग का मतलब कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से। अगर आप लोग डेली वीडियो देखते हैं, डेली वीडियो को कवर करते हैं, लास्ट तक देखते हैं, ठीक ना, और आप लोग ध्यान से देखते हैं, तो निश्चित है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रोक सकता है 50 में 50 करने के लिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव हम कुछ दिनों में आप लोग को कराएंगे, निश्चित है कि कराएंगे। जब कर रहे हैं तो कराएंगे जरूर, ठीक ना। याद रखिएगा अक्टूबर के सेशन से आप लोग का शुरू हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त बाबू बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में लागू किया गया था। 4 का सी ऑप्शन विल भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक ना। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो आप लोग को बता दें बाबू कि तंबाकू का सेवन, तंबाकू हमारे देश में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया एक सेवन पदार्थ था, ठीक ना। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि तंबाकू किसके द्वारा भारत में आया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के शासनकाल में लाया गया। किसके? अकबर के शासनकाल में। जब अकबर से उसके एक मंत्री ने रिक्वेस्ट किया कि आप भी थोड़ा तंबाकू खा के देखिए। जब अकबर ने पहली बार तंबाकू का सेवन किया तो अकबर का लत था हुक्का पीने का, और उसने हुक्का पीना छोड़ दिया। तब से उसने हुक्का पीना छोड़ दिया। लेकिन अकबर के बाद से एक राजा आया, उत्तराधिकारी उसका जहांगीर, ठीक ना। जहांगीर के समय में क्या हुआ कि तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही थी, ठीक ना। कैंसर वगैरह की बीमारियां बढ़ती जा रही थी, जो कि बहुत ही हानिकारक था उस समय। तो जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर क्या था? प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक ना। किसने लगाया था? जहांगीर ने। तो 5 का हो जाएगा सी, 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आंसर। जहांगीर ने क्या किया था कि तंबाकू के सेवन के पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। ये क्वेश्चन बाबू आपका भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, ठीक ना, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, ठीक ना। तो 6 का हो जाएगा डी, अजमेर, ठीक ना, अजमेर राजस्थान में, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महाभारत की रचना किसने की। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोग का कवर हम कराएंगे बाबू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना पता है ना कि आप लोग को वेद व्यास ने किया था। ऑप्शन डी विल बी आंसर। वेद व्यास ने आपका महाभारत की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कितना दिन? 18 दिन। तो ये क्वेश्चन पूछता है बाबू कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले वो इसको काट दीजिए, ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है, ठीक ना। चलिए कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपने बस्ती को किलेबंदी किया था, ठीक ना। तो उस किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था, ठीक ना। तो उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या था? फोर्ट विलियम इसका नाम था, ठीक है, ठीक है। क्या नाम था? फोर्ट विलियम नाम था। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था, ठीक ना। अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? तो वो बता दे कि दिन ए इलाही क्या है? एक धर्म है। क्या है? एक धर्म है। दिन ए इलाही क्या है? एक धर्म है। और अकबर ने इसे शुरू किया था, ठीक ना। तो यह 1562 ईस्वी में शुरू किया था। 1562 ईस्वी में अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे, ठीक ना। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, ठीक ना। आप लोग को पता है ना कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। और यहाँ ट्रेड की व्यू से, ट्रेड मतलब कि बिजनेस की व्यू से, बिजनेस मतलब कि व्यापार के व्यू से यहाँ पे लोग को आना पड़ा, ठीक ना, यूरोपियनों को। तो यूरोपियन सबसे पहले यूरोपियन आने वाला कौन था? तो पुर्तगाली थे, ठीक ना। कौन था? पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में कौन आया था यहाँ पे? वास्को डी गामा आया था। जबकि 1492 ईस्वी में आपका कोलंबस आने वाला था, लेकिन भूल चूक से वो कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया, तो नहीं आ पाया। लेकिन 1498 में किसने आया? वास्को डी गामा आया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, ठीक ना। याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का, ये आपका विजयनगर साम्राज्य से बाबू क्वेश्चन है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कहाँ से है क्वेश्चन? विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है। तो हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे, ठीक ना। संगम वंश के शासक थे। किस वंश के? संगम वंश के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन अगर किसी बंदे को नहीं पता है तो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन किसी बंदे को नहीं पता है तो पक्का करे बाबू तुम अभी से झोला झंडे उठा लो, तुमको अफगानिस्तान में तालिबान वाले वेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक ना। चले जाओ तालिबान चले जाओ, तो तुमको वहाँ बहुत ही बड़ा स्वागत होगा, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये सबको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक ना। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, जिसको हम लोग क्या गणतंत्र दिवस के नाम से भी मनाते हैं, ठीक है। चलिए
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों की कितनी संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो बाबू सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है, ठीक ना। सबसे सबसे पुराना आपका कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ठीक ना। चलिए, उतना पुराणों में ध्यान नहीं देना है, बस इतना जानना है कि इसकी संख्या 18 है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर होगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर होगा, हो सके तो 4-5 भी क्लियर हो सकता है। टाइम दीजिए बाबू, समय दीजिए क्वेश्चन पे, ठीक ना। एक क्वेश्चन पे अगर 2-3 मिनट समय नहीं दिए तो बाबू क्या समय दिए? पढ़ाई करते समय। एक ऑब्जेक्टिव पे अगर आप 2-3 मिनट समय नहीं दिए तो क्या दिए? चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर। यहाँ गलती से ए लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब देखिए यहाँ से क्या क्या क्लियर होगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद से महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस चीज़ की उपाधि को रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि को रिटर्न कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि रिटर्न वापस कर दिया था? तो सर की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ये तो बच्चा जानता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था अपनी पत्नी के लिए, ठीक ना। ताजमहल प्रेम की निशानी है बाबू, ठीक ना। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। 1932 में उसकी पत्नी की देहांत हो गया था, ठीक ना, प्रसव पीड़ा के कारण। कहा जाता है कि शाहजहां के 14 बेटे थे, ठीक है। कितने थे? 14 बेटे थे, जिसमें से 7 बेटे बेटियां उसके जीवित बचे थे, ठीक ना। 4 बेटे 3 बेटियां, ठीक ना। 14 बच्चे थे। अभी 1932 में एक बच्चे को जन्म देते समय उसकी बेगम की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। समझ जाइए कि पूरा क्रिकेट टीम खड़ा होने वाला था, ठीक ना, कोच सहित, ठीक ना। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। यह 1932 से शुरू हुआ और 1948 में जाके खत्म हुआ था, ठीक ना। चलिए, कई कभी सब बाहर भी देता है। चलिए, 1916 नंबर देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया, ठीक ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बता दिया आप लोगों को, ठीक ना। तो 1498 में आया था। कहाँ? 1498, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। 1498 में आया था, ठीक ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। चलिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? आप लोगों को पता नहीं कि महालबाड़ी कहाँ लागू किया गया था? तो महालबाड़ी आप लोगों को बंगाल में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक ना। ये देखिएगा कि रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, ठीक ना। तो 17 का आपका हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, ठीक ना। मद्रास में लागू किया गया था, ठीक ना। रैयत बाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? आपका मद्रास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम बाबू आप लोग को ऊपर करा चुके हैं, ठीक ना। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये 18 दिनों तक चला था, ठीक ना। हमने बोला था ना कि क्वेश्चन आता है, आ गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ठीक ना। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास भी बहुत गजब चीज़ है यार, ठीक ना। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। क्या बोल के गए लोग वो भी याद करना पड़ता है। महात्मा गांधी क्या बोले थे? करो या मरो, उसको याद करो। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? जय हिंद, उसको याद करो। चलिए, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, सब पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। कि रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो रामानंद के शिष्य बाबू कबीर थे, ठीक ना। कौन थे? कबीर थे, ठीक ना। चलिए, ओ सॉरी, ठीक ना। रामानंद के शिष्य कबीर भी थे, रैदास भी थे, ठीक ना। क्या कबीर भी थे, रैदास भी थे। तो यहाँ पे बाबू आपका, हाँ माफ़ कीजिएगा बाबू, ठीक ना। यहाँ पे हमने आप लोगों को वाल्मीकि कबीर बताया, लेकिन रामानंद के जो शिष्य थे बाबू वो कबीर भी थे, रैदास भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे, ठीक ना। धन्ना एवं पीपा भी थे, ठीक ना। तो पीपा क्या थे? पीपा राजपूत थे, ठीक ना। आप लोगों को मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो रामानंद थे उन्होंने कई जातों का अपना शिष्य बनाया था, ठीक ना। ये जाट थे, धन्ना जी क्या थे? जाट थे। और पीपा क्या थे? पीपा राजपूत थे, ठीक ना। और रैदास चमार थे और कबीर जुलाहा थे, ठीक ना। मतलब कि कई जातियों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया था, वही बता रहा था, ठीक ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे, इनमें से सभी। अब इसको देखेगा, रैदास जी क्या थे? चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे और पीपा क्या थे? पीपा राजपूत थे, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह के नेता वो बुद्धो भगत थे। कौन थे? बुद्धो भगत, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत, ठीक ना।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। याद रखिएगा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। पुरातत्व का मतलब होता है बाबू कि वह चीज़ जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती हो, आर्कोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। पुरातत्व के अंतर्गत मतलब कि जो चीज़ें हमें इतिहास की जानकारी मिलती है तो वो होता है भग्नावशेष। ये चीज़ है जो हमसे इतिहास की जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए ए नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आ गया जो हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बताया था। 23 नंबर क्वेश्चन कि सर की उपाधि किसने वापस कर दी, किसने रिटर्न कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो आपके देश के दो बड़े चेहरे, दो बड़े नेता, ठीक ना, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दुख होकर, बहुत ज़्यादा दुख होकर महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। याद रखिएगा। तो हम मेरा 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सी विल बी आंसर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये नंबर क्वेश्चन देखिए कि अकबर के वित्त मंत्री कौन था। अब ऑप्शन तो है ही, ठीक ना। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, लेकिन बहुत दूर है। अब केवल क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। कौन था, टोडरमल। कौन था बाबू, टोडरमल था। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नीचे है, दूर है लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो हमने यहाँ बता दिया कि टोडरमल था, ठीक ना। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूना समझौता, 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हुआ था, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था पूना समझौता, ठीक ना। कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं बाबू कि 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक व्यक्ति 1931 में मात्र महात्मा गांधी ने गए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में गए थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ हमने पूना समझौता पे थे, ठीक ना। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन। इसका अगर सबको जवाब पता होना चाहिए कि अशोक किस वंश का शासक था। इतने दिन से हम आप लोगों को बाबू हिस्ट्री आप लोगों को करा रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हर चीज़ करा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक ना। अशोक किस वंश का शासक था, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, ठीक ना। इसका होगा बाबू बी विल बी आंसर, ठीक ना। जिनको नहीं पता है, जो नए लड़के हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना, और देख भी लीजिए। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, बी मौर्य हो जाएगा, ठीक है। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। 55 का, 1855 है ना, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए 1855, इसलिए पहले खुजली की है कि नहीं है। चलिए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। चलिए इस यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कि विवाहों का उल्लेख किया गया है, चाहे मनुस्मृति हो चाहे ऋग्वेद हो, ठीक ना। यहाँ पे बाबू 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। जो शुरू का 4 विवाह हो बहुत ही उत्तम विवाह, लेकिन जो शुरू का 4 विवाह उसे हम लोग राक्षसी विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि दामिन इको क्या था। दामिन इको क्या था, दामिन इको क्या था, क्या भूभाग था या कोई उपाधि था या तलवार था या जागीर था। तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं वो कि यह वो एक भूभाग था। अब कितने लोग मतलब कि कई जगह, कई मतलब कि हिस्ट्री के PDF में हमने ऐसे ही बताया, लेकिन लोग इनमें से भूभाग नहीं बता पाते हैं। दामिन इको भूभाग था। आज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब जो है कि बुकानन जब झारखंड की पहाड़ियों पर जब गया था, ठीक ना, तो उसने देखा था कि यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक ना। नीचे संथाल लोग रहते थे और ऊपर पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे साफ सुथरा करके इन्हें कुछ भूभाग दे दिया था, ठीक ना। तो इसी भूभाग को क्या कहा गया, दामिन इको कहा गया था, ठीक ना। दामिन इको कहा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा, हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ठीक ना। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने बता रखा है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यहाँ तो दगाबाज हुआ था, धोखा हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबू 1526 में हुआ था। अब इसका कुछ इतिहास जान लीजिए कि 1526 में हुआ क्या था। 1526 में आपका तुर्की का शासक जो था कि बाबर, तुर्की का शासक नहीं कह सकते क्योंकि उसने वहाँ मतलब ज़्यादा दिन शासक नहीं किया, 100 दिन के लिए शासक बना था उसे, ठीक ना। तो 1526 में क्या था कि उसने पानीपत में प्रथम युद्ध लड़ा था और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से लड़ा था, ठीक ना। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी और बाबर का
जीत हुआ था, ठीक ना। और इसमें बाबर का जीत का बाबू सबसे प्रमुख कारण था गद्दारी, ठीक ना। आपके ही देश के दो बड़े राजा, ठीक ना, एक तो खुद इब्राहिम लोदी के चाचा थे और एक पंजाब का राजा था, ठीक ना। ये दोनों मिलकर बाबर को आमंत्रित किए कि आप आइए और दिल्ली पे मतलब कि आक्रमण कीजिए। वो आया, उसे खुला चुनौती मिला, दिल्ली पे आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी हार गए और फिर वही राज चला आता आया और तब से मुगलों का जो है कि राज चला, ठीक ना। चलिए ठीक है, इस युद्ध पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध वो 1757 में लड़ा गया था। कब? 32 का क्या हो जाएगा, 32 का भी हो जाएगा। अब इस युद्ध में देखिए क्या बात हुई थी। एक तरफ से तो अगर आप पूरा डीपली से इतिहास पढ़ते तो पता चलेगा कि प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं था, यह एक समझौता हो गया था, ठीक ना। लेकिन राजा को पता चला था कि यार ये युद्ध हो चुका है, ठीक ना। लेकिन बाबू अगर आगे आप लोग इतिहास पूरा डीपली से पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि ये युद्ध नहीं हुआ था, ये सेनापति और अंग्रेजों के बीच में समझौता हो गया था। दोनों पार्टियां मैदान में गई थी लड़ाई करने के लिए, ठीक ना। 1757 में दोनों पार्टियां मैदान में लड़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन दोनों के बीच में क्या हुआ था, समझौता हो गया था। क्या होता, समझौता हो गया था। और ये क्या होता कि अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया था और जाके राजा से बोला कि हम लोग तो हार चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका मतलब कि सिराजुद्दौला को हार देना पड़ा था। चलिए, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, प्लासी का युद्ध क्या होगा, सब बी होगा, ठीक ना। ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 33 का, ठीक ना। कौन था? सॉरी, प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना बाबू नेपोलियन से की जाती है, नेपोलियन से, ठीक है। क्योंकि नेपोलियन का भी सपना था पूरा विश्व विजेता करने का और समुद्रगुप्त का भी पूरा मतलब कि था कि हम पूरा विश्व विजेता कर ले, लेकिन इसने पूरे भारत को विजेता कर लिया था, इतना निश्चित है। एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन राजा था जिसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था? तो वह समुद्रगुप्त। इसका जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। 35 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का बाबू जन्म हमें पता, जहाँ तक पता है काशी में हुआ था। सबको जहाँ तक पता है कि काशी में हुआ था, ठीक ना। क्या होता है कि बच्चे सस्पिशन में पड़ जाते हैं, यार झांसी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी तो झांसी में हुआ होगा। नहीं बाबू, झांसी में उनकी शादी हुई थी, ठीक ना। काशी को रहने वाली थी, ठीक ना। काशी उनका जन्म हुआ था, ठीक ना। और उनके नाना जी कानपुर के रहने वाले थे। तो नहीं होता है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बन छबीली थी, नाना के संग खेलती थी, वो नाना के संग पढ़ती थी। याद कीजिए, 6 क्लास का कविता है ये। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर जी का जन्म हुआ था। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक ना। कबीर जी का जन्म हुआ था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? दांडी, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, नीचे भी 2 ऑप्शन है, ऊपर भी 2 ऑप्शन है। ऊपर में इसका आंसर छुपा हुआ है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी से प्रारंभ होने वाला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि नमक का कानून तोड़ने के लिए किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि नमक का कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में यानी कि दांडी से शुरू किया गया था, ठीक ना। अगर क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1933 में स्थगित कर दिया गया था, ठीक ना। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए आप लोग, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन कि चलिए अब दिल्ली चले आते हैं, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन का किसने कहा कि चलिए दिल्ली चलते हैं? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर की अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? ये इकोनॉमिक्स बुक नहीं है बाबू, ये अर्थशास्त्र एक बुक का नाम है जिसमें राजतंत्र राजपाट के बारे में लिखा गया है, ना कि आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। तो इसके लेखक बाबू कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। और महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। महाभारत के कौन थे? वेद व्यास थे। मेगास्थनीज के कौन थे? इंडिका थे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। रामायण के वाल्मीकि था, ठीक ना। रामायण के वाल्मीकि थे। बाबू देखिए ऑब्जेक्टिव तैयारी करने का एक ही ऑप्शन है कि ऑब्जेक्टिव में जो 4 ऑप्शन दे रहा है वो चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी लेना आप लोग का कर्तव्य है। आप लोग का ये काम है कि देखिए एक तैयारी करने का बहुत अच्छा सोल्यूशन बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 4, इस चारों ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ नाम जरूर है इसलिए दिया हुआ है। तो चारों ऑब्जेक्टिव के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए कि चारों का मतलब क्या हुआ। जैसे वाल्मीकि ने क्या रामायण लिखा था, वेद व्यास के लिखे थे, महाभारत लिखे थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे, मेगास्थनी इंडिका लिखा था, ठीक ना। तो हमारे पास उतना समय नहीं रहता है कि चारों के बारे में आप लोग को डीपली समझा पाएँ, लेकिन आपके पास समय रहता है। 24 घंटा में से 1 घंटा ये वीडियो देखेगा, 23 घंटा समय रहता है आप लोग के पास, ठीक है। बाकी तो सोने में भी बता देते होंगे आप लोग। अरे यार ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन
इसको मतलब कि रेड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाबू, इसको हम रेड नहीं कर पाए हैं कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। तो शहीद ए आजम बाबू सरदार भगत सिंह को कहा जाता है, चाहे इसका बी है आंसर। ठीक है, याद रखिएगा कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। बाबू बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, गेस्ट पेपर या कोई भी गेस्ट पेपर जो भी नए निकलते हैं या जो भी है, उस गेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि शेरे पंजाब किसे कहते हैं, और सारे लड़के गूगल पे सर्च करते हैं, सारे लड़के देखते इधर उधर, यार शेरे पंजाब तो भगत सिंह को कहते हैं, लेकिन बाबू शेरे ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं, और शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को सब कहते हैं। आज आप लोग ध्यान लगा के सुन लीजिए, बात मेरी सुन लो ध्यान लगा के। ठीक है, चाहे इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक ना, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। अब 1920 फिल्म में समझ लीजिएगा, ठीक ना, वरना यहीं से फुट हो जाइएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, 41 का क्वेश्चन हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हुआ था। आप लोगों को बता दें बाबू कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन अगर मानिए तो सितंबर 1919 से शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चारों आंदोलन के बारे में डीपली भी समझा सकते थे, पूरा तोड़ के समझा सकते थे, लेकिन समय नहीं है। जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो सबके बारे में बताएंगे। चलिए इंतजार कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ठीक ना, आप लोग कमेंट में सेशन में जवाब भी देते रहिएगा। ठीक ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। अब ये 24वें तीर्थकर कौन थे, तो बहुत हमारे महावीर स्वामी थे। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम कौन थे, ठीक ना, लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम बाबू ऋषभ देव थे। ठीक ना, 23वें कौन थे, तो 23वें पार्श्वनाथ थे। ठीक ना, चलिए यहाँ पे फिर देख लेगा कि 22 के जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, डी विल्सन। इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म का सिद्धांत निकाला था, जैन धर्म का मतलब कि निर्माण स्थापना किया था। ये क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, मतलब कि दिल्ली पर किसका शासक था, तो दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का शासक था। किसका, बहादुर शाह जफर, जिसको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। बाबू इसने अपने 83 वर्ष की उम्र में, ठीक ना, 83 वर्ष की उम्र में इसने अपना नेतृत्व संभाला था 1857 की क्रांति में दिल्ली से। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया कि इसको पकड़ के, और वर्मा समझते हैं ना, जो कि आज म्यांमार है, वर्मा की राजधानी रंगूर थी, जो कि आज म्यांमार है, रंगूर में इसको बंदी बना के वहीं पे हत्या कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है बाबू, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इंडिया गेट का निर्माण बाबू 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक ना, कब हुआ था, 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। ठीक ना, क्या लिखा है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो बाबू भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक ना, क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये संघीय अध्यक्ष थे। ठीक ना, संघीय अध्यक्ष थे। ठीक ना, और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक ना, और विदेश मंत्री भी थे। ठीक ना, लेकिन 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, 46 नंबर क्वेश्चन। तो यह पाटलिपुत्रा में हुआ था। किस, कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बाबू प्रथम राष्ट्रपति की बात कर रहा है तो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू सिवान जिला के, जो कि पहले छपरा जिला के जीरादेई के रहने वाले थे। ठीक ना, ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि मीरा किसकी भक्त थी। ठीक ना, मीरा किसकी भक्त थी, तो वो मीरा थी कृष्ण की भक्त थी। किसकी, कृष्ण की भक्त थी। ठीक ना, ये कृष्ण को अपना मतलब कि पति मानती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये कल के वीडियो में बताए थे बाबू कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, और इसको किसने किया था, ए.ओ. हुम ने किया था, जो कि एक अंग्रेज का रहने वाला था। ठीक ना, 1885 में हुआ था। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 50 नंबर कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे है बाबू हम्पी, चिदम्बर, बेलूर, श्रीरंगम। ठीक ना, ये क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो बता दें बाबू कि विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में स्थित है। ठीक ना, हम्पी में, और हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में है। कहाँ है, अभी कर्नाटका में है। ठीक ना, तो आपसे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर आपका हम्पी
हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू आप लोग का हम ये आप लोग का टॉप 50 क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक ना। क्या हुआ, टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो गया है, ठीक ना। फिर हम इसका आप लोग को सेकेंड सेशन लेके आएंगे टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक ना। टोटल आपको 100 पॉजिटिव हम कराएंगे इस हिस्ट्री में, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग का बने रहने के लिए बहुत ही स्वागत है, ठीक ना। अपने दोस्तों को पास शेयर करने से ना भूले, ठीक ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा आपका आज का सेशन रहा, सारे बच्चों का कमेंट आता गया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक ना। चलिए ठीक है, लाइक करना मत भूलिए और नए लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।